पदार्थों में आवेशित कणों के बारे में, परमाणु की संरचना, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणविक मॉडल, भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक वितरण, संयोजकता, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक एवं समभारिक। अब हम पदार्थों में आवेशित कणों के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने अपने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा था कि परमाणु अविभाजित सूक्ष्म कण होते हैं। लेकिन 1886 में ई गोल्डस्टीन ने कैथोड किरणों की खोज की और इनसे ही प्रोटॉन नामक कणों के बारे में पता लगा था। उन्होंने यह भी बताया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना ज्यादा होता है। 19वीं शताब्दी में जे टॉमसन ने कैथोड ट्यूब में कई प्रयोग किए और यह देखा कि ट्यूब में कण ट्यूब के धनात्मक सिरे की ओर चलते हैं। इसका मतलब है कि कण आवश्यक तौर पर ही ऋण आवेशित होंगे। टॉमसन ने इन कणों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के मुकाबले लगभग नगण्य था। इन सभी प्रयोगों से वैज्ञानिकों ने यह माना कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना शेष था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इस उत्तर को ढूंढने के लिए कई कोशिशें की गई, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम टॉमसन परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। जे टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना के साथ संबंधित एक मॉडल तैयार किया, जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। टॉमसन ने अपने इस मॉडल में सुझाव दिया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। लेकिन टॉमसन के इस मॉडल के साथ कुछ खामियां भी जुड़ी हैं। यह मॉडल परमाणु की स्थिरता को नहीं समझा सका, अर्थात यह नहीं बता सका कि किस तरह परमाणु के अंतर्गत का धनात्मक आवेश और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। यह मॉडल परमाणु में नाभिक की स्थिति को समझाने में भी असमर्थ था। अब हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जानेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। इसलिए उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। अल्फा कणों के स्रोत को एक लेड डिब्बे में रखा, जिसमें एक छोटा सा छेद था। यह छेद यह सुनिश्चित करता था कि सिर्फ अल्फा कण ही निकले। अल्फा कण इस प्रयोग में इसलिए चुने गए क्योंकि यह कण ज्यादा ऊर्जा वाले और भारी होते हैं। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे धन आवेशित अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया गया। सोने की पन्नी को एक गोल फ्लोरोसेंट रिंग में रखा गया, जिसके ऊपर जब भी कोई अल्फा कण टकराता तो यह रिंग चमकती थी। इस तरह अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की सारी व्यवस्था बनाई गई। यह अंदाजा था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में मौजूद अपरमाणु कणों द्वारा विक्षेपित होंगे। रदरफोर्ड के कई प्रयोगों से यह देखने को मिला कि तेज गति से चल रहे बहुत ज्यादा अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए और आश्चर्यजनक रूप से कुछ कण वापस आ गए। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने यह नतीजे निकाले। परमाणु के अंदर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से सीधे बाहर निकल गए। बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण
धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। ये धनावेशित कण सीधे ही इस कम आयतन वाले धनावेशित भाग से टकराए। इन सभी नतीजों से रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल पेश किया, जिसके लक्षण कुछ इस तरह थे। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी थी। जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्ष में घूमता है और त्वरित होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्वरण के दौरान ऊर्जा का विकिरण करेगा और अंत में ऊर्जा खत्म होने पर नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम सभी जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। मॉडल की इन कमियों को कैसे दूर किया गया, यह हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम बोर के परमाणविक मॉडल के बारे में जानेंगे। रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इससे हमें पता चलता है कि परमाणु स्थायी ही होते हैं। क्या आप हमारे सौर मंडल के बारे में जानते हो? इसके केंद्र में सूर्य स्थित होता है, जो अपनी जगह नहीं बदलता। शेष ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द निश्चित विविक्त कक्षाओं में गति करते हैं। परमाणु के अंदर कण भी कुछ इसी प्रकार से व्यवस्थित हैं। नाभिक सूर्य की तरह केंद्र में मौजूद है और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की तरह निश्चित कक्षाओं में नाभिक के इर्द गिर्द होते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रत्येक ऊर्जा स्तर के पास अपनी ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा का किसी रूप में भी विकिरण नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं को नाम दिए गए हैं। नाभिक से शुरू होते हुए ऊर्जा स्तरों को K, L, M, N स्तर कहा जाता है। इन स्तरों को संख्याओं द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। जैसे K स्तर के लिए N को 1 लिया जाता है। L स्तर के लिए N का मान 2 लिया जाता है। M स्तर के लिए N का मान 3 लिया जाता है और N स्तर के लिए N का मान 4 लिया जाता है। N ऊर्जा स्तर का नंबर है। अब तक हमने यह जाना कि परमाणु में 2 कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन का सारा द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है, जिसको नाभिक कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर में घूमते हैं। लेकिन बच्चों, सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक और परमाणु कण मौजूद होता है। इसका पता 1932 में जे चैडविक ने लगाया। इस कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था और इसका कोई भी